नो रेडिएशन विच कैन डैमेज टू डीएनए। रेडिएशंस डीएनए को कैसे, डीएनए जो कि हमारी बॉडी में एक मेन हमारा हमारा जो बॉडी का एक पोर्शन है डीएनए, जिससे कि पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डीएनए के से फॉर्मेशन होती है। तो H2 बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, ये देखिए इसमें रेडिएशंस की वजह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है रेडिएशंस की वजह से। फिर पायरीमाइडिन डाइमर जो है वो हो सकता है रेडिएशंस की वजह से। और फिर ये देखिए बेस जो है इसकी एसपी की बेस जो है बेस लूज हो सकती है, बेस चेंज हो सकती है। और ये डीएनए क्रॉस लिंकेज जो है PSGCS जो क्रॉस लिंकेज है वो ब्रेक हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकेज नज़र आ रही है आपको, वरना ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जो हमें नज़र आता है ना डीएनए मॉलिक्यूल्स में डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसकी के बेस होती है एक बाकायदा। लेकिन वो बेस जो है वो यहाँ पे आप देखें ब्रेक हुई हुई नज़र आ रही है। उसके बाद ये क्रॉस लिंकेज है, इसमें भी देखें ब्रेकिंग हुई हुई है। फिर ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड भी ब्रेक हो गई है। प्रोटीन क्रॉस लिंकेज जो है वो भी ब्रेक हुई हुई है। तो ये सारी ब्रेकेज जो है रेडिएशंस की वजह से डैमेज कर सकता है डीएनए को। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और ये जो इनके रेडियो एक्टिविटी के जो नताइज होते हैं, ये रेडिएशंस के नताइज हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म है और इनका नताइज कई साल तक आपके डीएनए में नेक्स्ट जनरेशन में भी चले जाते हैं। जब ये पहली वर्ल्ड वार हुई थी और हिरोशिमा पे और जापान पे जब एटॉमिक वॉर किया गया था, एटॉमिक एक्सप्लोयर किया गया था, अमेरिका ने किया था, एटॉमिक एक्सप्लोयर किया था। तो उस वक़्त उस वहाँ के लोगों में, कई लोगों में मसूरी, किसी किस्म का, किसी के बाजू डैमेज हो गए, किसी के कानों की हियरिंग एड चली गई, किसी का नज़र आना बंद हो गया। वो रेडिएशंस के ऐसे बुरे इफ़ेक्ट हुए थे रेडिएशंस के कि वो इफ़ेक्ट जो है वो कई सालों बाद, हज़ारों सालों तक वो इफ़ेक्ट आते रहते हैं। इतना बुरा ये डीएनए को इस बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी प्रॉपर्टीज़ को, आपकी ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। नो रेडियो एक्टिविटी इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स विच आर। दो टाइप की रेडियो एक्टिविटी होती है, टू टाइप्स की। इट इज़ अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इट मे बी अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एंड सेकेंडली इट मे बी अ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। Now, natural radioactivity is the process of spontaneous, that is, without external means, by itself, disintegration of the nuclei of heavy elements with the emission of radiations. जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियर की, और इमिशन होता है रेडिएशंस का, और विदाउट एनी एक्सटर्नल मींस के, यानी उस पर कोई ना उस पर लाइट पास करनी पड़ती है, ना कोई उसे कोई करना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल किसी किस्म का प्रेशर देना पड़ता है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि होता रहता है नेचुरली पड़ा हुआ। दीज आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई फाउंड इन नेचर। ये अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं और ये नेचर में पाए जाते हैं क्योंकि हाई एनर्जी न्यूक्लियर होते हैं। ये ऐसे न्यूक्लियर होते हैं जिनमें के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके हायर एनर्जी होते हैं, और वो हायर एनर्जी न्यूक्लियर जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं रेडिएशंस को, और आखिरकार एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। नॉन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, द एलिमेंट्स whose nuclei spontaneous disintegrate are called radioactive elements। जिनके न्यूक्लियाई जो है नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते हैं वो नेचुरल रेडियोएक्टिव कहलाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी आर, यूरेनियम है 92 238 और वो थेलियम प्लस हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रेडॉन है वो थेलियम और हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। Now, natural radioactivity, which is continued. All heavy elements above set is equals to 82 show the phenomena of radioactivity. The emission of radiation changes the structure of the nuclei and transforms the atoms into a lighter atom. जब ऑल हैवी एलिमेंट्स जो हैं जिनका कि एटॉमिक वेट जो है हैवियर होगा, वो शो क्या करते हैं आपका, वो फिनोमेना शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी का। और उनमें एमिशन क्या होती रहती है, रेडिएशंस की एमिशन होती रहती है जो कि उनका स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है न्यूक्लियर का, और उस एटम को चेंज करके लाइटर एटम में कन्वर्ट कर देती है। यानी उसका न्यूक्लियर इतनी रेडिएशन एमिट कर देता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कर देता है रेडिएशंस का, कि वो लाइटर एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। Now, natural radioactivity. The heavy elements are unstable, therefore they disintegrate to acquire a more stable state. Heavy elements जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो हाई एनर्जी की वजह से, इसी वजह से वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और आखिरकार वो एक मोर स्टेबल स्टेट को गेन कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। Notice a continue. Since radioactivity is practically
अनअफेक्टेड बाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर कंडीशंस। जो रेडियो एक्टिविटी है वो प्रैक्टिकली जो है वो अनअफेक्टेड होती है बाई टेम्परेचर से, प्रेशर से एंड अदर कंडीशन से। वी कंक्लूड दैट इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। हमने ये कंक्लूड किया कि ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। देयरफॉर अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है तो न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा और गामा जो पार्टिकल्स हैं वो, और गामा रेज जो है वो, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज जो है वो न्यूक्लियस में से एमिट होते रहते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। इससे पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं, ये रेडिएशंस जो हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करते हैं, वो इस सिलसिले में आर नॉट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते रेडियो एक्टिविटी के। Now, artificial radioactivity is the process in which a stable non-radioactive nucleus is changed into an unstable radioactive nucleus by bombarding it with appropriate atomic projectiles like alpha, neutron, proton, and etc. ये वो प्रोसेस है जिसमें कि एक स्टेबल नॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है उस पर बम्बार्डिंग की जाती है। कोई अप्रोप्रिएट एटॉमिक जो प्रोजेक्टाइल्स हैं किसी पार्टिकल्स की, लाइक अल्फा पार्टिकल हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, उनकी बम्बार्डिंग की जाती है। उससे वो अगला जो आपका स्टेबल न्यूक्लियाई है वो भी हाई एनर्जी गेन करके वो भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, तो वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। Now examples of artificial radioactivity. Aluminium, for example 13 and 27 plus helium 2 and 4, तो ये पोलोनियम बना देते हैं और प्लस न्यूट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाते हैं। नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल 7 और 13, ये कार्बन बना देगा और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से रिमूव हो जाएगा। नो द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये है इज़ अ डिफरेंस जिसमें कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को आपस में कंपैरिजन किया गया है। इज स्पॉन्टेनियस सिंस इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम disintegrate on their own accord, forming slightly lighter and more stable nuclei and emitting alpha, beta and gamma radiations। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें कि नेचुरली रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे अपना ओन रिकॉर्ड के मुताबिक अपना डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं और एक स्लाइटली लाइटर और मोर स्टेबल न्यूक्लियस को बना देते हैं और इमिट करते रहते हैं अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस उस वक्त तक जब तक कि अनटिल एंड अनलेस मोर स्टेबल एक न्यूक्लियस उनका फॉर्मेशन नहीं होती। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? इसमें कि आप बम्बार्डमेंट ये करते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की, लाइक अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन्स, इनकी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं और इससे ये होता है कि ये न्यूक्लियस जो है एटम्स का वो आखिरकार खुद भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और उसमें वो हाई एनर्जी गेन कर जाता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में इस अनकंट्रोलेबल होती है एंड हेंस इट कैन नॉट बी स्लो डाउन और एक्सेलरेटेड बाय एनी मीन्स। ना इसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं ना इसे हम एक्सेलरेटेड कर सकते हैं। जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग दी by controlling the speed of the bombarding particles used for bringing about the artificial radioactivity से हम बम्बार्ड करके इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। Now units of radioactivity. The standard unit of radioactivity is Curie C. Curie C is defined as the mass of radioactive element which produces 3.7 into 10 to the power 10 disintegrations per second। अगर एक सेकंड में 3.7 into 10 to the power 10 disintegrations जो है वो प्रोड्यूस करता है तो वो उसका 1 क्यूरे कहलाएगा। उसका मास जो होगा वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट का वो 1 क्यूरे कहलाएगा। Now equivalent dose. What is the equivalent dose? Equivalent dose is a dose quantity representing the stochastic health effect of low levels of ionizing radiations on the human body। ये आपका लोएस्ट इफेक्ट है जो हेल्थ इफेक्ट है जो कि लो लेवल पे आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशंस का ऑन ह्यूमन बॉडी पे जो होता है वो उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, जो लो से लो डोज है वो कितनी होती है जो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी फिजिकल क्वांटिटी एब्जॉर्ब डोज। ये हम इससे ड्राइव करते हैं कि कितनी आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें कितनी एब्जॉर्ब डोज होती है। बट आल्सो टेक इन टू अकाउंट द बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ द रेडिएशंस। फिर हमने बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ द रेडिएशंस भी देखनी है। एक तो ये कि हमारी जो है फिजिकल क्वांटिटी कितनी है जो अब्जॉर्ब हो रही है डोज की। दूसरा आपकी इफेक्टिवनेस क्या है आपकी रेडिएशंस की, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन दी रेडिएशन टाइप एंड एनर्जी। अब देखिए आपकी अगर हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगी तो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएंगी,
अगर लो एनर्जी रेडिएशन होंगी तो इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होंगी। द S1 यूनिट ऑफ मेजर इज द सिवेट SV। Now other common radiation units S1 1 gray GY to measure absorbed dose, the amount of energy actually absorbed in some material and is used for any type of radiation and any material. Does not describe the biological effect of the different radiations. ये हम मेजर करते हैं एब्जॉर्ब डोज को, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है जो कि एब्जॉर्ब हुई एक्चुअली हमारे मटेरियल में, और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द टाइप ऑफ रेडिएशन। तो ये किस टाइप की रेडिएशन है जो यूज़ हो रही है, एंड एनी मटेरियल कौन सा मटेरियल है जो कि यूज़ हो रहा है। देन 1 gray is equal to joule per kg. 1 joule of energy deposited in 1 kilogram of a material is called as a 1 gray. 1 joule of energy डिपॉजिटेड इन 1 kg ऑफ मटेरियल, 1 kg ऑफ मटेरियल में 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है जब डिपॉजिट हो जाता है तो 1 ग्रे इसका यूनिट कहलाता है। Roentgen R, capital R, is used to measure exposure but only to describe the gamma and X-rays and only in air। ये किस चीज़ को मेजर करता है और एक्सपोजर देता है और डिस्क्राइब करता है, ये सिर्फ गैमा और एक्सरेज को डिस्क्राइब करता है और ओनली इन एयर, सिर्फ एयर में। आर इज इक्वल टू डिपॉजिटिंग इन ड्राई एयर इनफ एनर्जी टू कॉज 2.58 इंटू 10 टू पर -4 कूलम्स पर केजी। ये कितना ड्राई एयर में क्या इनफ एनर्जी को डिपॉजिट करता है और क्या काज करता है कि 2.58 इंटू 10 टू पर -4 कूलम्स जो हैं पर केजी के आपके हीट के जो हैं वो डिपॉजिट कर देता है ड्राई एयर में, वो 1 आर रोंटगेन कहलाता है। ना थ्रू रैम रोंटगेन इक्विवेलेंट मैन to drive equivalent dose related to absorbed dose in a human tissue to the effective biological damage of the radiations। रेडिएशंस का एक इफेक्टिव बायोलॉजिकल डैमेज जो है ह्यूमन टिश्यूज में जितना होता है उसकी इक्विवेलेंट डोज जो है वो एब्जॉर्ब डोज को उसकी इक्विवेलेंट डोज के बराबर कहा जाता है, वो उसकी रैम कहलाती है। नॉसिवेट SV to drive equivalent dose the absorbed dose in human tissue to the effective biological damage of the radiations। SV is equals to Gray into Q। Q is the quality factor unique to the type of incident radiation। ये quality factor है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन कौन सी है जो ऊपर फॉल हो रही है आपकी बॉडी पे या ह्यूमन टिश्यूज पे फॉल हो रही है, वो Q है आपका क्वालिटी फैक्टर, क्या है आपका रेडिएशन का। नो बेकरल, बेकरल बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसका यूनिट है। टू मेजर अ रेडियोएक्टिविटी द क्वांटिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट हैव 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड पर वन ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड। नाउ बेकरल BQ इज इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड जो है वो देर आर 3.7 इंटू 10 टू पर 10 1 बेकरल इन 1 क्यूरे। अब 1 क्यूरे में 3.7 इंटू 10 टू पर 10 बेकरल जो है वो पाए जाते हैं, इसके आपस में इनका रिलेशनशिप है। और डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आपने डिटेक्शन करनी है और मेजरमेंट करनी है रेडियो एक्टिविटी की, कैसे करेंगे। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिटेक्टेड, वो डिटेक्ट की जाती है एंड मेजर्ड और मेजर्ड की जाती है बाय इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लाइक गीगर एंड मुलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, सिंटिलेशन काउंटर, डोसीमीटर। और गीगर एंड मुलर काउंटर है, विल्सन क्लाउड चैम्बर है और सिंटिलेशन काउंटर्स हैं और डोसीमीटर। ना हियर इज अ गीगर एंड मुलर काउंटर, ये देखिए ये डिवाइस है इसकी, ये आयोनाइज्ड गैस एटम है दरमियान में, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो निकल रही हैं बाहर से, ये एनोड है इसका पॉजिटिवली टर्मिनल, और ये देखिए इसका सेकंड टर्मिनल लगा हुआ और ये इसका काउंटर लगा हुआ साथ में। सिंटिलेशन काउंटर्स क्या हैं, सिंटिलेशन काउंटर्स में देखें इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये ल्यूमिनस फोटॉन्स हैं जो उसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ बैटरी लगी हुई है, अटैच्ड है, हाई वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी है, ये पल्स डिजिटल काउंटर है, ये हाई वोल्टेज डिवाइडर एंड पल्स एम्पलीफायर है, ये हाई वोल्टेज डिवाइडर एंड पल्स एम्पलीफायर है, ये लाइट स्क्रीन है बाहर वाली, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है अंदर, और ये फोटो कैथोड है, कैथोड है, और ये लाइट गार्ड है, लाइट गार्ड्स लगे हुए साथ में और ऑप्टिकल कॉन्टेक्ट्स हैं, ये सिंटिलेटर है, ये देखिए ये दरम्यान में सिंटिलेटर है।
ये फोटो मल्टीप्लायर है, यानी कि दरमियान में आके जब फोटोन उस पर हिट करता है तो उसको मल्टीप्लाई करने की इसलिए प्रॉपर्टी होती है, फोटो मल्टीप्लायर है। ये एंड पे स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये डाटा स्टोरेज सिस्टम है सारा। ना डोजीमीटर्स क्या है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। ये आपके एक डोजीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आप अपने स्किन पे लगाते हैं तो ह्यूमन टिश्यू पे जो रेडिएशंस ने जो डैमेज किया है वो सारा उस पर डोज, उसकी डोज आ जाती है सेवर में। नो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस की टाइप्स क्या हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस की थ्री टाइप्स हैं, विच आर अल्फा है, बीटा है, गैमा रेस है। अल्फा जो है वो हीलियम, दैट इज इन अदर वर्ड हीलियम है, ठीक है, पॉजिटिवली तकरीबन चार्ज होती हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस whose mass number is 4 and nuclear charge atomic number is +2। मास नंबर 4 होता है, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर इज +2, प्लस में होती है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो हैं अल्फा रेडिएशन होती हैं। नो अल्फा पार्टिकल डिके, इनका पार्टिकल का डिके कैसे होता है? फॉर प्रोटॉन रिच हैवी न्यूक्लियाई अ पॉसिबल मोड ऑफ डिके टू अ मोर स्टेबल स्पाई अल्फा पार्टिकल इमिशंस। एक प्रोटॉन रिच हैवी न्यूक्लियाई जो है उसका पॉसिबल मोड ऑफ डिके क्या होता है कि मोर स्टेबल स्पाई अल्फा पार्टिकल इमिशन। जब इसका अल्फा पार्टिकल इमिशन रिमूव होते जाते हैं, जितनी यानी कि अगर आपके न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल रिच हैं तो वो रिमूव होंगे तो वो एक बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाएगा, तो वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो वो आपका बाई अल्फा पार्टिकल एमिशन से स्टेबल फॉर्म में आता जाता है। अल्फा डीके हैज़ लार्जेस्ट आयनाइजिंग पावर होती है इसमें, एबिलिटी टू आयनाइज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ड्यू टू लार्जनेस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैज़ लार्जेस्ट आयनाइजिंग पावर। अल्फा डीके में ये है कि उसकी आयनाइजिंग पावर लार्जेस्ट होती है, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं लार्जनेस होती है इनकी, ठीक है, एबिलिटी होती है आयनाइज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, हैज़ लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ज़ाहिर है इनकी ज़्यादा लार्जेस्ट मॉलिक्यूल हैं तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होगी, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते आगे। जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा स्पीड से जाएंगे और जाके आपके बॉडी टिश्यू में या ह्यूमन बॉडी में या किसी भी सरफेस पे जाके पेनिट्रेट भी इजीली कर सकेंगे। नो एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर, मैटर को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी कितनी है? स्किन इवन एयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल रेडिएशन के अगेंस्ट जो स्किन है इवन एयर भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। No alpha particles. When a radioactive element emit an alpha particle, the mass number of the daughter element is decreased by 4 units and atomic number gets decreased by 2 units. इसका जो मास नंबर है वो 4 यूनिट्स कम हो जाता है जब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो emit होते हैं, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है 2 यूनिट्स। जैसे ये पोलोनियम है, ये पोलोनियम है, देखें 84 और 215, तो हीलियम जो है उसमें से अल्फा पार्टिकल रिमूव हो गए तो ये प्लम्बस बन गया और प्लस हीलियम अलहदा रिमूव हो गया, तो ये 82 और 211 इसका एटॉमिक वेट बन गया और एक हीलियम इसमें से रिमूव हो गया। नो अल्फा डिके, व्हाट इज अल्फा डिके? ये देखिए एक्स नंबर इनमें शो किया गया एक एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर में क्या क्या फ़र्क पड़ा। ये अनस्टेबल एटम है, इसमें से जब माइनस हो गया हीलियम तो मोस्ट स्टेबल एटम बन गया और अल्फा पार्टिकल एक अलहदा हो गया, रिमूव। नो अल्फा डिके, व्हाट इज अल्फा डिके? वो रेडियन है, रेडॉन है, 88 है, 226 है, ये रेडियम था, ये रेडॉन में कन्वर्ट हो गया और ये हीलियम साथ इसमें रिमूव हो गया। नो अल्फा डिके, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर देखें, इसमें से एक 2 जो है एटॉमिक नंबर रिलीज़ हो गया और -4 जो है वो एटॉमिक वेट रिलीज़ हो गया, तो आपका हीलियम एक जो है वो रिमूव हो गया, तो आपके पास जो वाई आ गया वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल आ गई, जैसे कि रेडियम और रेडॉन है और प्लस हीलियम है। अल्फा डिके की एग्जांपल होगी, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, इनमें से आप एक या दो एग्जांपल कोई सी भी दे सकते हैं। Now beta decay. What is a beta decay? A beta particles denoted by beta is a fast moving electron which is emitted from the nucleus of an atom undergoing radioactive decay. आप किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के जो एटम है उसके न्यूक्लियस में से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है वो उसका बीटा पार्टिकल कहलाता है। बीटा डिके अकर व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। बीटा डिके उस वक्त होता है जब एक न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है।
Now beta decay. Many neutron-rich radioactive nuclides decay by changing a neutron in the parent nucleus into a proton and emitting an energetic electron. ये जो न्यूट्रॉन रिच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स होते हैं ज़्यादा वो अनस्टेबल होते हैं वो कैसे उनका डिके कैसे होता है कैसे वो स्टेबल फॉर्म में आते हैं कैसे वो चेंज होते हैं चेंज कैसे होता है उनमें न्यूट्रॉन जो होता है पेरेंट न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन निकलता है और एंड मीटिंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को मीट करते हैं तो वो बीटा डिके शुरू हो जाता है beta decay. Many different names are applied to this decay process. Number one, electron decay. It may be called as a electron decay. It may be called as a beta minus decay. Negatron decay, negative electron decay, negative beta decay, or simply beta decay. हम ये सारे नाम इसको देते हैं. Electron decay. इलेक्ट्रॉन डिके है बीटा माइनस डिके है नेगेट्रॉन डिके है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिके है और ये सारे नाम जो हम इस डिके को देते हैं जो कि बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं साथ इसमें इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब वो रिमूव होता है तो ये बीटा डिके कहलाता है ना बीटा डिके ये देख लें ये देखें पोलोनियम है और ये 84 और 218 है और ये एस्टाटीन हो गया 85 और 218 है और बीटा डिके इसमें से रिमूव नो बीटा डिके ये एग्जांपल्स हैं ऑल आर एग्जांपल्स कोई आप एक आदि कोई भी दे सकते हैं now comparison between a beta particle and electron both the particles are negatively charged which is equal to -1 बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं नंबर वन कंपैरिजन क्या व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन ओके cation of the same element is formed on the other hand when the nucleus lose a beta particle a new neutral element is obtained तो एक नया एलिमेंट जो है न्यूट्रल एलिमेंट जो है वो obtained होता है वो मिल जाता है Now gamma decay. Gamma decay क्या होता है gamma rays are not charged particles like alpha and beta particles. Alpha positively charged particles होते हैं बीटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और gamma rays जो होती हैं ये रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं विद हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं इनकी when atoms इनके penetration power भी ज़्यादा होती है when atoms decay by emitting alpha or beta particles to form a new atom the nuclei of the new atom formed may still have too much energy to be completely stable और उसमें फिर भी काफ़ी एनर्जी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके दिस एक्सेस एनर्जी इज इमिटेड एज gamma rays के तौर पे मीट होती हैं जो कि फोटॉन्स होते हैं हैव एनर्जीज ऑफ नियरली 1 × 10⁻12 जूल की 1 × 10⁻12 जूल के बराबर इनकी फोटॉन्स की एनर्जी होती है Now, gamma rays are electromagnetic waves and photons emitted from the nucleus सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस सेंटर जो एटम का है उसके दरमियान से ये गैमा रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में या फोटॉन्स की सूरत में रिमूव होती हैं गैमा डिके क्या है वेरी ऑफन अ न्यूक्लियस स्टेट अंडरगोस रेडियोएक्टिव डिके इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट जब एक न्यूक्लियस का रेडियोएक्टिव डिके होना शुरू हो जाता है तो फिर वो एक बहुत कम होता है कि वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में दोबारा आ जाए द न्यूक्लियर लेफ्ट रह जाए यानी कि रह जाए पीछे द न्यूक्लियस कैन देन अंडरगो अ सेकंड डिके फिर उसका सेकंड डिके भी होता है टू अ लोअर एनर्जी स्टेट बाय इमिटिंग फोटॉन फिर भी अगर वो मिशन के बावजूद हाई एनर्जी स्टेट में रह जाता है उसका न्यूक्लियर तो उसका एक सेकंड डिके भी स्टार्ट हो जाता है जिससे कि फिर वो एनर्जी स्टेट में आता है जबकि इमिटिंग फोटॉन को इमिट करता है फोटॉन इमिटेड इन दैट वे इज कॉल्ड गैमा रेज जो फोटॉन की सूरत में निकलते हैं वो गैमा रेज कहलाते हैं नो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैमा रेज की एब्जॉर्प्शन क्या है यहाँ पे मेंशन दिया गया है एब्जॉर्प्शन क्या होती है आई इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाय अ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर की थिकनेस से जो ट्रांसमिशन इंटेंसिटी जो होती है ट्रांसमिट होती है वो उसकी आई कहलाती है आई नॉट क्या है द इंटेंसिटी ऑफ द गैमा रेज इंसिडेंट ऑन द एब्जॉर्बर पे जो गैमा रेज पड़ रही हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है वो आई नॉट कहलाएगी और माइक्रोन क्या है द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है इसका और एटेनुएशन कोफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्बर है यूनिट है पर मीटर नो गैमा रेज पासिंग थ्रू एन एब्जॉर्बर ये एक एब्जॉर्बर में से गैमा रेज गुजर रही है ये देखिए आई नॉट है ये एब्जॉर्बर है इसके ऊपर गिरी हुई है आई एक्स की सूरत में गुजर रही है आल्सो होल्ड फॉर एक्स रेज ये एक्स रेज भी कहलाती है एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है ये देखिए नज़र आ रही है आपको note the exponential nature of gamma rays absorption arises because in most cases a gamma ray quantum loses all its energy in a single event
अच्छा, ज़्यादातर वो कहता है कि ऐसा होता है कि जो गामा रेज़ एब्ज़ॉर्प्शन होती है ना, राइज़ेज़ होती है, वो कैसे ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है कि आपका सिंगल इवेंट में ही ये गामा रेज़ का फोटॉन क्वांटम जो है ना वो लूज़ कर जाता है। एंड देयरफॉर द फ्रैक्शनल इंटेंसिटी ऑफ द बीम falls by a fixed amount each time it traverses any given small thickness of absorber। तो ये एक फ़िक्स टाइम, ये फ्रैक्शनल इंटेंसिटी जो है बीम की, जो फॉल हो रही है फ़िक्स्ड अमाउंट कर लेती है, रख लेती है ईच टाइम के लिए, और ये गिवन स्मॉल थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर्स को स्मॉल थिकनेस देती है। ये टोटल लीनियर अटेनुएशन कोएफिशिएंट है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, ये फॉर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नो फोटॉन एमिशन है, यहाँ पे शो किया गया डिफरेंस बिटवीन गामा रे एक्स रेज एंड गामा रेज, दोनों का डिफरेंस है एक्स रेज का और गामा रेज का। ये गामा रेज है और ये एक्स रेज है, दोनों का डिफरेंस है। वो इलेक्ट्रॉन में से रिमूव हो रही है और वो देखेंगे गामा रेज जो है वो आपके न्यूक्लियर में से रिमूव हो रही है। नो एक्स रेज, एक्स rays are electromagnetic waves and photons emitted not from the nucleus but normally emitted by energy changes in electron। ये emitted नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में से emit नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जंप करते हैं, लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जंप करते हैं, उससे जो रेडिएशन रिमूव होती हैं वो एक्स रेज कहलाती हैं। These energy changes are either in electron orbital shells that surround an atom। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेल्स होते हैं जो सराउंड किए जाते हैं एटम्स के इर्द गिर्द, आर इन द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन सच एज इन एन एक्सरे मशीन। तो एक्सरे मशीन में जो प्रोसेस जो होता है स्लोइंग डाउन का, उस वो इसी के ज़रिए होता है। और जो हमारी मेडिकल फील्ड में देखें एक्सरे जो है कितनी कामयाब है, एक्सरे से हम हड्डियों के फ्रैक्शंस, और ये चूँकि बोन्स को जो है वो उसको शो कर देती हैं, बोन्स को स्ट्राइक करती हैं, तो ये जहाँ जहाँ बोन्स होती है आपकी बॉडी में से गुजर जाती हैं, और जहाँ बोन्स में कोई खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर या कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है, उसको एक्सरेज के ज़रिए हम एक्सरे पे उसका ले लेते हैं, उसका रिकॉर्ड ले लेते हैं। नो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज की क्या है, द थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो की गई, एक टेबल है टेबुलर फॉर्म में, इसे देख लें। नो रेडिएशन पेनिट्रेशन एबिलिटी, ये देखिए रेडिएशन की पेनिट्रेशन एबिलिटी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी होती हैं, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। बीटा पार्टिकल्स उसके बाद थोड़ी सी तरह वो होती हैं, इतनी हैवी नहीं होती, और थोड़ा सा उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो पेनिट्रेट कर सकती है। गैमा रेज जो हैं वो उनकी हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होती हैं, और वो अंदर तक जो है ना पेनिट्रेट कर सकती हैं। नो अदर इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, पॉजिट्रॉन डिके है, न्यूक्लियस डेट हैव टू मैनी प्रोटॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, ऑफन डिके बाय चेंजिंग अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ज़्यादातर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके वो चेंज होके, इन दिस डिके मैकेनिज्म एन एंटी इलेक्ट्रॉन आर पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव और वन इलेक्ट्रॉन एंड आर न्यूट्रोनो न्यू और इमिटेड, इसमें न्यूट्रिनो आ जाए वो इमिटेड होते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रॉन डिके है, ये पॉजिट्रॉन डिके है, ये प्रोटॉन का डिके है। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज सब्सिक्वेंटली ejected फ्रॉम द एटम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू द सराउंडिंग्स एंड द डॉटर रिटर्न्स टू एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इजेक्ट हो जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, रिमूव हो जाता है सराउंडिंग्स में, और जो डाटा न्यूट्रॉन रिटर्न्स जो है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम जो है ना वो बन जाता है। ये प्रोटॉन डिके क्या है, प्रोटॉन डिके, प्रोटॉन रिच रेडियो न्यूक्लियाइड्स डिके बाय इमिशन ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन रिच जो रेडियो न्यूक्लियाइड डिके होता है वो इमिशन ऑफ अ प्रोटॉन कहलाता है। नो इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैव अ फिनिट बट स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग सम टाइम इनसाइड द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ देर तक न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। द इनर मोस्ट के शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी थी के शेल में। No electron capture. It is possible for an orbital electron while inside the nucleus to be captured by a proton। तो वो inside nucleus के अंदर होते हैं तो प्रोटॉन उसे कोई कैप्चर कर सकता है, which is thus transformed into a neutron। तब वो न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन जब उसे कैप्चर कर लेता है तो न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसका देख लें क्या उसको एग्जाम्पल दिए, विजुअलाइज किया दिस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफ द प्रोटॉन्स को। नो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, द जनरल इलेक्ट्रॉन कैप्चर EC decay रिएक्शन इज रिटन एज, देखें कैसे ये रिएक्शन है इसका, ये P है
और ए और जेड इसके शोर है, इसमें से -1 जब उसका रिमूव कर दिया गया प्लस न्यू फ्रीक्वेंसी फोटॉन रिमूव कर दिया गया, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया। वेयर द डॉटर इज जनरली लेफ्ट इन एन एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट, जो डॉटर इसका निकलेगा वो एलिमेंट, वो एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट में जाएगा विद एनर्जी ई अबव ग्राउंड लेवल से अबव जो एनर्जी ई होगी उसमें एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा इसका डॉटर पार्टिकल जो है। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर की फर्दर एग्जांपल्स हैं। नो थैंक्स फॉर अटेंडिंग लेक्चर एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपने कुछ अच्छी लर्निंग कर ली होगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। फिर भी डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है बाकायदा खुद भी तैयार करना चाहिए, अपने सेहन पे इसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और जो जो कुछ हमने टीच किया है उसको सारा आप अंडरस्टैंड करें, उसके पार्टिकल्स को फर्दर भी स्टडी करें। इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय यू आवर साइड कि आप उसको फर्दर स्टडी भी कर रहे हैं और उसको उसके लिए अच्छी बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं, आप नेट कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मी। आप किसी भी तरीके तरह से वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप अपने गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू गुड लक।